राजस्थान के चुनावी रण में कौन मारेगा बाजी और किसके मुद्दे किस पर पड़ रहे हैं हावी, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू के बाद आज झुंझुनू भी पहुंचे। यहां भी मोदी ने उसी लाइन लेंथ पर कांग्रेस पर अटैक किया। मोदी राजस्थान में जहां भी रैली करते हैं निशाने पर गहलोत होते हैं। झुंझुनू में मोदी ने कहा, जयपुर में जादूगर है तो दिल्ली में कांग्रेस के बाजीगर बैठे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में 5 साल सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में निकाल दिए। इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावे कर रहे हैं और लाल डायरी का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है। राजस्थान की सियासी घमासान में अब आइए बात करते हैं 28 सीटों वाले मेवाड़ वागड़ी रीजन की, जहां जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। मेवाड़ वागड़ी रीजन के 6 जिलों में 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में उदयपुर जिले में 8 सीटें हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में 5, बांसवाड़ा में 5, डूंगरपुर में 4, राजसमंद में 4 और प्रतापगढ़ जिले में 2 सीटें हैं। इन 28 सीटों को जीतने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। मेवाड़ की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पिछले चुनावों में भी मजबूत रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें मेवाड़ में जीती थी। 10 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। हालांकि सरकार कांग्रेस की बनी थी। 2013 में 2 सीटें यहां सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी, 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। 2008 की बात करें तो 19 सीटें यहां पर कांग्रेस ने जीती थी। कुल 7 सीटों पर बीजेपी सिमटी थी और सरकार बनी थी कांग्रेस की। यानी साल दर साल जितने विधानसभा चुनाव हुए तो जो एक मिजाज है राजस्थान का कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, वो आपको आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रीजन वाइज भी ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे? मैं मेवाड़ रीजन को भी आपसे समझ लेती हूं। यहां पर मजबूत रहती है भारतीय जनता पार्टी, मजबूत दिखती है। क्या इस बार 15 सीटों से अपनी सीटों में कोई इजाफा कर सकती है बीजेपी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल मेवाड़ तो इसके लिए कहा भी जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है और जिसने मेवाड़ जीत लिया वो राजस्थान की सत्ता पर बैठता है। इस चुनाव में यानी 2018 में बीजेपी को बढ़त तो मिली थी लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार मेवाड़ का इंपॉर्टेंस इसलिए भी आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह तमाम बारंबार मेवाड़ में गए हैं और यहाँ तक के बीजेपी की जो परिवर्तन जो रैली है वो दूसरी जो थी वो मेवाड़ से ही निकली थी। लेकिन इस बार मेवाड़ में बीजेपी के लिए दिक्कत ये हुई थी कि जो एक बड़ा चेहरा है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ा हो गया था कि गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बन गए, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से आते हैं, सांसद हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए और कांग्रेस की तरफ से ही सीपी जोशी जो कि नाथद्वारा से कैंडिडेट है। लेकिन फिर भी यहां पर सबसे बड़ी भूमिका इस बार कुछ सीटों पर निर्दलियों की रही है। निर्दलीय में चंद्रभान आक्या जो चित्तौड़गढ़ से हैं वो बीजेपी से नाराज हो गए थे और आपने देखा होगा जब चुनाव की जब पहली लिस्ट निकली थी तब मेवाड़ रीजन से ही तमाम हंगामे की खबरें आई थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया और जितने भी निर्दलीय यहां पे खड़े हुए थे वो बीजेपी के साथ आगे, कई हद तक के जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो नाथद्वारा सीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि जब सीपी जोशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेवाड़ के राजघराने के विश्वराज सिंह जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां पर आए हैं। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी वहां पर चुनावी मैदान है, उदयपुर से गौरव वल्लभ कांग्रेस से है, बीजेपी से है। तो ये अगर मेवाड़ की अगर आप सीटें देखें ट्राइबल इलाकों को मिलाते हुए तो ये मैं मानता हूं कि ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और इसी से
कहीं ना कहीं मैसेज मेवाड़ के आगे मारवाड़ तक के जाता है। मारवाड़ के, मैं जोधपुर की बात इसलिए भी ऐड करना चाह रहा था इससे पहले कि इंटरेस्टिंग इसलिए, जब कभी भी मारवाड़ की बात होती है तो जाटों के मुंह से ये बात जरूर निकलती है कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बने, और जाट मुख्यमंत्री ना बनने की एक सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानते थे। और जोधपुर में 2 घटनाक्रम ऐसे हो गए जिससे कहीं ना कहीं ये लगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारवाड़ की और मेवाड़ की दोनों की बहुत बड़ी चिंता है। तो कुल मिला के अगर आप मारवाड़ और मेवाड़ दोनों को मिला लीजिए तो मैं मान रहा हूं कि बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो 2 दिन पहले हुई मारवाड़ में, और मेवाड़ में जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 से 5 बार आए, इससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। उन्होंने कन्हैया लाल से लेके जो हिंदुत्व के जो मुद्दे जो बिल्कुल, देखिए मेवाड़ ही वो रीजन है जहां से उदयपुर की बात होती है और फिर कन्हैया लाल का जिक्र करते करते पूरा का पूरा मामला हिंदुत्व पर आकर रुकता है और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता है। राहुल जी, क्या मेवाड़ वो रीजन हो सकता है जहां अपनी सीटों में इजाफा करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच सकती है? देखिए, मेवाड़ जो रीजन है वो सेंटिमेंट से जुड़ा है एक तो राजस्थान के, और इस रीजन ने लगभग 4 मुख्यमंत्री जो है वो राजस्थान को दिए हैं। ये माना जाता है कि जो सेंटिमेंट यहाँ पर होता है वही पूरे राजस्थान में होता है, लेकिन पिछले चुनावों में अगर हम देखें तो बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन जो बड़ा रीजन आएगा, शायद आप आगे उसको कहेंगे, मारवाड़ का रीजन जो है उसमें जो सीटें हैं वो एक बहुत बड़ा चंक है, 42-43 सीटों का चंक आता है, जहां पर अगर हम पिछले चुनावों की बात करेंगे तो यहाँ ये मारवाड़ ढूंढाड़ का जो रीजन आएगा वहां से कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके सीटें उठाई थी, जिसके कारण कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ था, उनकी सरकार बन पाई थी। तो देखिए, मेवाड़ का जहां तक सवाल है, मेवाड़ हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। एक सेंटिमेंट राजस्थान का मेवाड़ से जुड़ा हुआ है, ये जो है इतिहास बताता है। लेकिन मेवाड़ रीजन की जो चीज़ें रही हैं, जो इतिहास रहा है चुनावों का, उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेवाड़ रीजन में बीजेपी बहुत अच्छा करेगी तो वही सरकार बनाएगी। लेकिन मेवाड़ रीजन में बीजेपी जो है वो अच्छा करने का ये माना जाता है कि यहाँ पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या जो हिंदुत्व का मुद्दा लगातार उठाया जाता है देवेंद्र बीजेपी की तरफ से, ये हिंदुत्व का मुद्दा मेवाड़ में भी फायदा करेगा और मेवाड़ से निकलकर ये पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? और राजस्थान के पॉलिटिक्स को देखें, उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्राची, तो इसमें पहले ये मसला बहुत नहीं होता था कि राजस्थान में हिंदुत्व को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की जाती रही हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, और हम सभी जानते हैं कि कन्हैया लाल वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद कई सारी छोटी बड़ी ऐसी घटनाएं होते रहीं, जिसका सहारा लेकर वो एक सेंटिमेंट भी बना कि कैसे क्या इस सरकार पर जो अपीजमेंट का आरोप लगाया जाता है क्या वो सही है, या बीजेपी ने उसे आक्रामक तरीके से भुनाने की कोशिश की, जो कि दूसरे राज्यों में वो करती है, राजस्थान में उतना वो नहीं करती थी, इस बार के चुनाव में वो करती नजर आ रही है। मेवाड़ के इलाके की बात करने थे क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद तो पहले से एक महाराणा प्रताप की भूमि, राष्ट्रवाद का फैक्टर रहता है, तो वहाँ पर बीजेपी के पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। लेकिन ओवरऑल अगर प्राची रीजन की अगर आप बात करें पूरे क्रॉस द स्टेट, तो बीजेपी के लिए जो सबसे सरप्राइज फैक्टर पॉजिटिवली आ रहा है वो पूर्वी राजस्थान का इलाका है। बाकी कमोबेश इलाकों में जो पहले से समझ जो चीज़ें आ रही थी वैसी ही होती नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान जो सचिन पायलट का जहां पर प्रभाव रहता है, वो पूर्वी राजस्थान अगर सरप्राइजिंगली बीजेपी की तरफ जाएगा तो कई सारे सवाल हैं जो उसको लेकर चर्चा करेंगे। पूर्वी राजस्थान की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं। आपका आंकलन क्या कहता है समीर जी, मेवाड़ में कौन कितना कमाल दिखा पाएगा इन 28 सीटों पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस से उनका सीटें कम मिली थी। मेवाड़ के अलावा महाराणा प्रताप और मीरा के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर एक आदिवासी बेल्ट भी है, ट्राइबल बेल्ट भी एक बड़ा वोट बैंक है। मुझे लग रहा है इस बार वहाँ का जो ट्राइबल वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। राजपूतों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, और हो सकता है कि वहाँ पर 18 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ इस बार जीत सकती है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रैली कर चुके हैं, अमित शाह वहाँ जा चुके हैं, संगठन के पदाधिकारी वहाँ मेवाड़ का दौरा कर चुके हैं। मेवाड़ भारतीय जनता पार्टी के पूरे फोकस में है। 25 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 जीतना चाहती है, लेकिन 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार मेवाड़ रीजन में जीत सकती है। देखिए, मेवाड़ रीजन जो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मुफीद रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। इस बार भी उम्मीदें बीजेपी को मेवाड़ रीजन से सबसे ज्यादा हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हाड़ौती रीजन की। हाड़ौती रीजन में कितनी सीटें हैं और पिछली बार के जो चुनावी नतीजे हैं वो क्या कहते हैं? 17 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। 2018 का अगर आप नतीजा देखेंगे तो हाड़ौती में बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की थी। यानी हाड़ौती में बीजेपी का होल्ड था। क्या इस बार भी बीजेपी हाड़ौती में अपना होल्ड बरकरार रख पाएगी? क्योंकि एक बड़ा चेहरा
जो हाड़ौती से आता है वो है वसुंधरा राजे का, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के। इसके साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इसी इलाके से आते हैं। ये दो बड़े जो चेहरे हैं वो हाड़ौती की 17 विधानसभा सीटों पर कितना फायदा बीजेपी को पहुंचा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या बड़े चेहरों का अलग अलग रीजन से आना, खासकर वसुंधरा राजे अगर हाड़ौती से आती हैं, क्या बाकी सीटों पर भी प्रभाव छोड़ता है? क्या बाकी सीटों पर भी मदद मिलती है पार्टी के कैंडिडेट्स को जीतने में? देखिए, यहाँ पे मैं वसुंधरा से ज्यादा ओम बिरला का चेहरा मानूंगा। कोटा से हैं वो, सांसद हैं, और जो इस चुनाव की सबसे बड़ी पहेली मेरे अनुसार जो है कि भाई कौन बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो भी एक डार्क हॉर्स की तरह देखे जाते हैं। तो ओम बिरला एक फैक्टर है। वसुंधरा देखिए स्टेट लीडर है, मतलब उसका किसी एक रीजन पे ज्यादा इम्पैक्ट है और दूसरों पे कम। ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आसपास की 1-2 सीटें प्रभावित करेंगी, लेकिन वो पैन राजस्थान लीडर है वसुंधरा राजे। तो हाड़ौती ट्रेडिशनल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मतलब सबसे पहले जनसंघ का गढ़ हाड़ौती रीजन था, कोटा बूंदी क्षेत्र। तो यहां से बीजेपी बढ़ी, और जैसे आपने अभी बताया कि पिछले इलेक्शंस में भी मेवाड़ में भी और हाड़ौती में भी बीजेपी की ज्यादा सीटें थी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। जैसे पाराशर ने कहा, मेन फोकस जो है पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान में 39 में से 34-36 सीट्स पे कांग्रेस और बसपा निर्दलीय ऐसे मिला के 36 लोग नॉन बीजेपी हो गए थे। तो इस बार वहां तो बिल्कुल रायता बिखरा हुआ है, बाजी पलटने वाली है। तो वो एक ही रीजन इनफ है आपकी पूरी एक्चुअली इलेक्शन एनालिसिस करने के लिए। मैं आपकी समझ सकता हूं, आपने रीजन में बांटा हुआ है, बट तो ये कुल मिला के सरकार मोटी मोटी किसकी बन रही है ये स्पष्ट है। सिर्फ जो मैं पहले कह रहा था कि कितने अंतर से बन रही है, प्रचंडता से बन रही है, मतलब गहलोत की सम्मानजनक हार हो रही है, शर्मनाक 2008 की तरह 2003 की तरह सम्मानजनक हार रहे हैं, या 2013 की तरह बुरी तरह हार रहे हैं। यही एक पहेली है एक, और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कौन होता है, ये नंबर 2 पहेली है। संजीव जी, जिस तरीके से मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और वो सबसे ज्यादा गुटबाजी बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी कितनी बड़ी है ये बीजेपी दिखाने में कहीं ना कहीं कामयाब रह पाती है। क्या ये नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को इसकी वजह से, जैसा आज भी पीएम कह रहे थे कि एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं कांग्रेस वाले? उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बीजेपी की गुटबाजी को ढकने के लिए या उसको रौनने के लिए एक बड़ा चेहरा है मोदी का। तो जब आला कमान मजबूत होता है, इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसी गुटबाजी नहीं हो सकती थी। तो जब आला कमान जिस अनुपात में मजबूत होता है, गुटबाजी उसी अनुपात में कमजोर होती है। और कांग्रेस तो ऐतिहासिक गुटबाजी की पार्टी रही है, लेकिन वो इतनी प्रबल और आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसलिए फैल गई, और लोगों के निपटाए नहीं निपट रहा सचिन पायलट गहलोत का चक्कर, वो सिर्फ इसलिए है कि उस तरह का कोई वीटो नहीं है आला कमान के पास इस पर। वो तो सरकार अशोक गहलोत की चल रही है राजस्थान में। तो ये सारे जो समीकरण हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अब चुनाव के समय कांग्रेस के सामने आके खड़े हो गए हैं, और उसकी जो डिफिकल्टीज हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अब वो सब कांग्रेस को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा मनीष, जिस हम दो फाड़ की बात कर रहे हैं, या जिस हम दो गुटबाजी की बात कर रहे हैं कांग्रेस में, राहुल गांधी अब जब आ रहे हैं राजस्थान में तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को हाथ मिलाते हुए, उनकी पावर को दिखाते हुए वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं क्लीन स्वीप हो जाएगा। इन वीडियोस का क्या ग्राउंड पर कोई असर होता है? वोटर्स के बीच में क्या कोई चर्चा होती है? देखिए, ये सिर्फ हवाबाजी ही दिखाई देती है, क्योंकि दिखाने की कोशिश की जा रही है दोनों को हाथ मिला के कि भाई दोनों लोग मिले हुए हैं। लेकिन आप खुद देखिए, सचिन पायलट पिछली जब चुनाव थे किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार राजस्थान में कर रहे थे। एक बहुत बड़े तरीके से उन्होंने वैक्यूम बनाया था कांग्रेस के लिए। लेकिन इस बार सचिन पायलट कहीं भी प्रचार करने नहीं गए। टोंक सीट को देख लिया, जब 15 तारीख तक तो वो मध्य प्रदेश में ही प्रचार कर रहे थे, अब टोंक में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि इन दोनों के झगड़े में जो टिकट को लेकर ये बात अड़ी जरूर हुई थी कि भाई अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाबी होनी चाहिए। सचिन पायलट ने भी कुछ बातें कही थी कि जिन्होंने बगावत की है ठीक है, लेकिन गहलोत के साथ जो लोग थे जिन्होंने आला कमान को आंखें दिखाई थी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें जो वोटर्स हैं, स्पेशली पूर्वी राजस्थान के मीणा और गुजर्स, वो चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, वो नहीं हो पाए हैं। इससे नाराजगी बहुत ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल्स एमएलए को लेकर इसलिए भी है कि पूरे 4 साल में तो यही प्रोजेक्शन हुआ है कि ये विधायक गहलोत के हैं या फिर ये विधायक सचिन पायलट के। इनके काम होने
होने चाहिए, इनके काम नहीं होने चाहिए। इसको लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, चूंकि ढूंढाड़ की हो रही थी और ये हाड़ौती की भी हो रही थी। हाड़ौती में एक सबसे बड़ा नाम आया था कांग्रेस का शांति धारीवाल, जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश की थी कि रिवर फ्रंट को दिखाएंगे और अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट गुजरात का बना हुआ उसके बराबरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन किया जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि शांति धारीवाल इतने ज्यादा विवादों में गिर गए कि उनके टिकट तक के नौबत आ गई थी, उनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन गहलोत ने उनके सामने आकर आखिरकार शांति धारीवाल को टिकट दिलाया। इससे एक पार्टी में बहुत गलत मैसेज गया है कि जो आलाकमान के खिलाफ, जो आलाकमान को आंखें दिखा रहा था, उसको भी अशोक गहलोत टिकट दिला लाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बनाएंगे, और स्पेशली उन सीटों पर जहां पर पहले से बहुत ज्यादा झगड़ा पायलट समर्थकों में और गहलोत समर्थकों में हो रहा था। देखो, कांग्रेस के घर का जो झगड़ा है उसे कैसे मुद्दा बनाना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। देवेंद्र, पीएम की जितनी भी रैली होती है उसमें अगर आप की पॉइंट्स देखेंगे तो शांति धारीवाल का जिक्र करते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं, और कैसे कुर्सी बचाने में 5 साल की सरकार चली गई इसका जिक्र वो करते हैं। अपने घर में चाहे कितने दूल्हे तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल प्राची, और पूर्वी राजस्थान की अगर बात कर लें तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है बीजेपी के लिहाज से कि सचिन पायलट एक तरह से निष्क्रिय हैं। और सिर्फ सचिन पायलट नहीं, आप समझ सकती हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी क्या मैसेज दिया होगा। और ये बहुत आसान सी राजनीति समझने की चीज़ होती है कि अगर पिछले 5 साल में सरकार चलने के दरमियान उन्होंने पेशेंस नहीं रखा, तो अब वो कैसे चाहेंगे कि अशोक गहलोत इस चुनाव को जीत जाएंगे। क्योंकि अगर अशोक गहलोत इस चुनाव को जीत जाते या जीत जाएंगे तो समझ सकती हैं आप कि उनका कद कितना बड़ा होगा और फिर वो सचिन पायलट के लिए कितनी मुसीबत हो सकती है। तो बीजेपी जिस शिद्दत से चाह रही होगी कि अशोक गहलोत हारें, उससे ज़्यादा शिद्दत से सचिन पायलट चाह रहे होंगे। ऐसा सामान्य राजनीतिक समझ ही इस बात की इशारा करती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या इस लिहाज से नहीं है कि प्रदेश में अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा कोई भी दूसरा नेता ऐसा नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा धमक हो। जिन नेताओं के नाम आप जानती हैं वो सिर्फ इस वजह से कि दिल्ली अगर उनको सपोर्ट करता है तो उससे वहाँ पे बड़े नेता के तौर पे दिखते हैं, अदरवाइज ग्राउंड पर उनका कोई बहुत असर नहीं रहता। राजेंद्र राठौर के बारे में कहा जाता है कि वसुंधरा के बाद शायद दूसरे ऐसे नेता हैं जो कि पूरे राजस्थान की समझ रखते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अगर आप देखें तो अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही बुरी तरह से वो फंसे हुए हैं। और उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं, चाहे शेखावत की बात कर लें, मेघवाल की बात कर लें, इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि अपने गुटबाजी से पार्टी को डैमेज करने की स्थिति में रखे। और जब दिल्ली का फोन जाना शुरू होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो गुटबाजी को नियंत्रण करने के मामले में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ, बीजेपी का टॉप लीडरशिप खुद अगर उस तरह की हवा को दे रहा है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, और उसके चलते जो समस्या आई है वो समस्या निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में एक बड़ी समस्या है। और इन सारे फैक्टर ने बीजेपी के बहुत आसान चुनाव को थोड़ा मुश्किल किया है नंबर्स के लिहाज से। अदरवाइज बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीत सकती थी, लेकिन ये सारी वजह रहे कि बीच में कई महीने आपने देखा होगा कि स्टेट में पता ही नहीं कि लीडरशिप क्या होगा। सतीश पुनिया जब अध्यक्ष थे, इस बार के चुनाव में फंसे हुए बुरी तरह से, वो वसुंधरा राजे सिंधिया से लड़ने में ही परेशान रहे, ना कि गहलोत से लड़ने में। तो ये इन सारी चीजों ने बीजेपी के चुनाव को थोड़ा खराब जरूर किया था। बावजूद इसके बीजेपी बहुमत के हिसाब से आगे बढ़ती सीधे नजर आ रही है। वो कम बैक कर रही है, कितना कम बैक कर पाएगी? आगे जो हम रीजन पर चर्चा करेंगे, सबसे ज्यादा चर्चा पूर्वी राजस्थान की हो रही है। पूर्वी राजस्थान की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? राजस्थान की किस हॉट सीट पर कौन सा चेहरा मजबूत नजर आ रहा है?